चंद कदम चलकर मैं एक ज़ेली सड़क के सामने पहुंचा तो दंग रह गया। एक 5 मंजिला बिल्डिंग और चंद नियॉन साइंस की वजह से मुझे पता चला कि रिक्शा पर सवार होने से पहले मैं यहीं खड़ा था, यानी जहां से मैं रिक्शा पर सवार हुआ था वहां से सीनियर स्टोर 1 फरलांग की दूरी पर था। सितम ज़रीफ रिक्शा वाले ने 8-10 मिनट इधर उधर घुमाकर मुझे फिर वहीं पर उतार दिया था। बैंकॉक में हेरा फेरी और नौसरबाजी से सयाहों को होशियार रहने की तलकीन की जाती, वो तलकीन कोई ऐसी बेजा भी नहीं है। बहरहाल मजमूई तौर पर लोग बाअखलाक और खुश मिजाज हैं। रात लेट सोने की वजह से मेरी आंखें कुछ सूजी सूजी थीं। शायद सितम ज़रीफ रिक्शा ड्राइवर ने यही समझा था कि मैं नशे में हूं, जो सीनियर स्टोर के सामने खड़ा होकर सीनियर स्टोर के लिए रिक्शा हायर कर रहा हूं। उसने मौके से पूरा फायदा उठाया था। मैं सीनियर स्टोर की तरफ बढ़ने का सोच ही रहा था कि एक जानी पहचानी आवाज ने बुरी तरह चौंका दिया। ये सोन थी, वो बलाए नागहानी की तरह कहीं से नमूदार हो गई। ओ टूरिस्ट, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? सोन, तुम यहाँ? लेकिन कैसे? बताती हूँ, लेकिन पहले सड़क के किनारे से पीछे तो हटो। देखो, सारी ट्रैफिक तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब रही है। लोग समझ रहे हैं कि तुम सड़क पार करना चाह रहे हो। मैंने ध्यान दिया तो पता चला कि तेज रफ्तार गाड़ियां और मोटरसाइकिल वगैरह मेरे करीब आकर बिल्कुल आहिस्ता हो जाती हैं ताकि मैं सड़क पार कर सकूं। दरअसल मैं सड़क के मेन किनारे पर इस तरह खड़ा था जैसे सड़क पार करना चाह रहा हूं। बैंकॉक के लोगों में जो अच्छी आदत देखी उनमें से एक ये भी थी कि तेज रफ्तार सड़कों पर सड़क पार करने वालों के लिए गाड़ियां आहिस्ता कर दी जाती हैं। सोन तिनकर बोली, टूरिस्ट, इसलिए तो तुमसे कहा था कि अजनबी शहर में एक शिनासा का होना जरूरी है। कदम कदम पर जरूरत पड़ती है। अभी तुम्हारी वजह से सारी ट्रैफिक जाम हो जाना थी। मैंने इस बात में सर हिलाया और रक्षे वाली बात मेरी जुबान पर आते आते रह गई। रक्षा वाले ने अभी मेरे साथ जो कुछ किया था वो सून के इल्म में आ जाता तो यकीनन यहीं फुटपाथ पर खड़े खड़े वो 5 मिनट का एक और लेक्चर मुझे पिला देती। कहाँ घूम रहे हो टूरिस्ट? आज तो तुमने सारा दिन होटल में आराम करना था। बस आराम करते करते उकता आ गया था। सोचा एक चक्कर सीनियर स्टोर का ही लगाऊं। मैंने जल्दी से कहा, इसका मतलब है बैंकॉक के रस्तों की अच्छी खासी पहचान हो गई है तुम्हें। ज़हीन आदमी की यही तो शनाख्त होती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने मौजू बदलते हुए कहा, मुझे जरा क्लब जाना था, थोड़ा सा काम है, बस 10-15 मिनट का। उसके बाद मैं फारिग हूं। अगर तुम चाहो तो मैं सीनियर स्टोर की शॉपिंग में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पिछले 3-4 दिन में सून ने अपनी अफादियत साबित की थी। चंद लम्हे तजब्जुब में रहने के बाद मैंने कहा, चलो ठीक है, चलते हैं। हम पैदल ही एक तरफ रवाना हो गए। ये काफी कुशादा 2 रवैया सड़क थी। दोनों तरफ ऊंची इमारतें मौजूद थीं। चलते चलते सून एकदम रुक गई। तुम बुरा तो नहीं मनाओगे? किस बात का? क्लब में जाने का। वो नाइट क्लब है ना, जरा शौक किस्म के लोग होते हैं। चलो, तुम्हारी खातिर वो शौक किस्म के लोग भी देख लेंगे। आखिर बैंकॉक आए हैं, कुछ ना कुछ तो खमियाजा भुगतना ही है। वैसे मेरे ख्याल में तो तुम्हारा ये सारा शहर ही नाइट क्लब है। यहां तुम थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हो। मैं मुस्कुरा कर रह गया। हम पहलू ब पहलू चलते रहे। ये रात का वक्त था, फिर भी अक्सर लोग कनूंखियों से सून को देख लेते थे। मसनूई रोशनी में भी उसकी शक्ल शीशे की तरह दमकती थी। करीबन 100 मीटर की दूरी पर नाइट क्लब का जगमगाता नियॉन साइन दिखाई दे रहा था। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत असर बैंकॉक का मुझ पर होने लगा है। हम बुलंदोबाला इमारत में दाखिल हुए। हल्की मौसीकी की आवाज आने लगी थी। क्लब के फर्श सुथरे और चमकीले थे। हम आगे बढ़े तो मुनहनी चुड़ैल सी औरत ने हमें सवालिया नजरों से देखा, लेकिन फिर वो गालिबन सून को पहचान गई थी। उसके बौसीदा होंठ मुस्कुराने वाले अंदाज में खिंचे और उसने हमें आगे जाने की इजाजत दे दी। अब ये बात मेरी समझ में आ रही थी कि यहां दाखिल होने के लिए कोई टिकट वगैरह का चक्कर भी है। मैंने ये बात सून से पूछी तो वो आम से लहजे में बोली, हाँ, यहाँ शो भी होता है ना। इससे पहले कि मैं शो की तफसीलात पूछता, हम एक कमरे में पहुंच गए। यहाँ सून ने 2 से थाई जबान में बातचीत की, उन्हें एक कागज दिया। फिर वो मेरे साथ सीढ़ियां चढ़कर एक दरवाजे पर पहुंच गई। यहाँ बुलडॉग की शक्ल वाला एक शराबी गेट कीपर मौजूद था। वो भी सुन को पहचानता था। हम दरवाजे से गुजरे तो बिल्कुल यही लगा कि किसी सिनेमा हॉल में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ एक रोशन स्टेज था। 2 खूबरू लड़कियां मुख्तसर लिबास में डांस कर रही थीं। ये हॉल नीम दायरे की शक्ल में था। हॉल के अकबी हिस्से में मजीद कुर्सियां मौजूद थीं। यहाँ मौजूद तमाशाई शो देखने के साथ साथ नाव नोश में भी मसरूफ थे। उनके लम्हात को मजीद रंगीन बनाने के लिए रंगीन तितलियां भी आसपास मौजूद थीं। प्लीज, बस 5 मिनट, सून ने कहा और एक मेज पर जा बैठी। यहाँ एक थाई जोड़ा पहले से मौजूद था। मेरा मुख्तसर तारुफ कराने के बाद सून उनसे बातों में मसरूफ हो गई। यूं लगता था कि वो उनसे किसी तरह के हालात दरियाफ्त कर रही है। शो वगैरह की तरफ उसकी बिल्कुल तवज्जो नहीं थी। बातों के दौरान ही मैंने तायराना नजर से स्टेज की तरफ देखा और खोपड़ी बक से उड़ गई।
इस हौशरुबा मंजर से निगाहें चुराना आसान नहीं था और इस पर निगाहें जमाना भी मुश्किल नजर आ रहा था। मैंने कुर्सी का रुख थोड़ा सा फेर लिया और अपने सामने रखे कोल्ड ड्रिंक की तरफ मुतवज्जो हो गया। सामने रखे एक ब्रोशर पर मेरी नजर पड़ी। ये दरअसल उस क्लब के शो में पेश किए जाने वाले आइटम्स की तफसील थी। अब मैंने आइटम्स की फहरिस्त पर निगाह दौड़ाई तो 14 तबक रोशन हो गए। निहायत इंसानियत सोच किस्म की तफसील थी। इंसान तो इंसान, जानवर भी इसमें मुलव्वस थे, या यूं कहें कि मुलव्वस किए गए थे। बंदर और सांप वगैरह की तस्वीरें बनी हुई थीं। मैंने स्टेज की तरफ देखा। कोई 10 अदद हसीना स्टेज के ऊपर ही शावर ले रही थीं। अजीब मादर पदराजाद माहौल था और प्रोग्राम्स की फहरिस्त के मुताबिक इससे अगला जो प्रोग्राम स्टेज पर पेश होने वाला था उसे देखने के लिए शैतान लहीम के दीदे दरकार थे। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। क्या बात है? सुन ने पूछा। उन लम्हों में जैसे उसे एहसास तक नहीं था कि स्टेज पर क्या तमाशा हो रहा है। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम फारिग होकर आ जाओ, बस मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। उस शोल्डर बैग थामकर खड़ी हो गई। उसने अपने शनासा जोड़े से खड़े खड़े चंद बातें की, फिर मेरे साथ हॉल से बाहर चली गई। मैं जब एक बार चला तो फिर सड़क पर पहुंचकर ही दम लिया। सून मेरे पीछे आ रही थी। सड़क पर पहुंचकर उसने मेरा कंधा थामा। क्या बात है शादा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम खामोश रहो वरना मैं तुमसे कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा। क्या हुआ है? मैंने तुमसे कहा भी था कि ये नाइट क्लब है, यहाँ इस किस्म के शो बिल्कुल आम सी बात है। क्या तुम ये समझ सकती हो कि ये मेरे लिए भी आम सी बात होगी? मैं बुलंद आवाज से बोला। सोन ने जवाब में कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन ऐन उस वक्त नौजवानों से भरी हुई एक कार हमारे ऐन सामने से बड़ी आहिस्ता रवि से गुजरी। कार में नीम ओरियां लबासों वाले लड़कियां लड़के एक दूजे पर लदे हुए थे। ये लोग सोन के शनासा थे। उन्होंने सोन को देखकर हाय हाउ का शोर मचाया और हाथ हिलाए। सोन ने उनकी तरफ हाथ लहराया। कार आगे निकल गई। इसी दौरान मैंने हाथ के इशारे से एक टैक्सी रुकवाई थी। इससे पहले कि सोन कुछ कहती, मैं दरवाजा खोलकर टैक्सी में बैठ गई। वो तो जब्जुब में थी। क्या मुझे भी जाना है? उसने पूछा। नहीं, मैं अकेला जा रहा हूं, शुक्रिया। उसके साथ ही मैंने ड्राइवर को टैक्सी आगे बढ़ाने के लिए कहा। सुनो, मेरी बात तो सुनो। सोन की बात अधूरी रह गई क्योंकि टैक्सी आगे बढ़ चुकी थी। अगले रोज सुबह मेरी आंख एक दस्तक पर खुली। मैंने सोचा काश ये अकमल की दस्तक हो। दस्तक दूसरी बार हुई तो अंदाजा हुआ कि ये निस्वानी दस्तक है। इतनी सुबह सोन के सिवा और कौन हो सकता था? मैंने दरवाजा खोला। बाहर सोन ही थी। वो बड़े माकूल लिबास में थी। बाल पोनीटेल की शक्ल में बंधे हुए थे। क्या अपनी रकम लेने आई हो यहां? 5 दिन मेरे लिए गाइड के फराइज अंजाम देती रही हो तुम माजी का सीगा क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? मैं अब भी तुम्हारे लिए गाइड के फराइज अंजाम दे रही हूं। बाकी जहां तक मुआवजे की बात है वो भी मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन फिलहाल तो मैं मुआवजा लेने नहीं आई। तुमसे ये पूछने आई हूं कि तुम इतना नाराज क्यों हुए हो? तुम्हारा क्या ख्याल है कि नाराजगी की कोई वजह नहीं थी? तुम मुझे एक बदनाम तरीन जगह पर मेरी मर्जी के खिलाफ ले गई। बिलफर्ज मेरा कोई शनासा मुझे वहां दाखिल होते देखता तो क्या होता? अच्छा, मैं मानती हूं कि गलती मेरी ही है, लेकिन तुम भी तो मुझे बेइज्जती के साथ सड़क के किनारे छोड़ाए थे। क्या ये आदाब के खिलाफ नहीं? शुक्र करो कि मैं आदाब की खिलाफ वर्जी में ज्यादा आगे नहीं गया। वो कुछ देर खामोशी से मुझे घूरती रही, फिर एकदम ढीले लहजे में बोली, अच्छा चलो छोड़ो इस बात को, आइंदा मैं ज्यादा एहतियात रखूंगी। उसके साथ ही उसने बड़ी अदा से अपने हाथ जोड़ दिए। मैंने कनखियों से उसकी सूरत देखी। चेहरे पर बेचारगी की झलक देखकर मुझे तरस आ गया। मैंने सिगरेट बुझाते हुए कहा, मैं जरा शावर ले लूं, फिर इस बारे में सोचते हैं। वो फर्मा बरदारी से एक तरफ सोफे पर बैठ गई। मैं हाथरूम में चला गया। नहा को बाहर निकला तो उसने बड़ी सफाई से मेज पर नाश्ता चुना हुआ था। वो बड़ी जूद फहम थी। पिछले 3-4 दिनों में ही उसे बखूबी मालूम हो गया था कि नाश्ते में मुझे क्या क्या पसंद है। मेरे कहने पर उसने मेरे लिए चाय भी बनाई। जब वो चाय बना रही थी, मेरी निगाहें उसके कलाई के कंगन पर जमी थी। कलाई और कंगन का ये मिलाप इतना खूबसूरत था कि दिल खुद ब खुद उसकी तरफ खिंचा जाता था। एकदम उसने मेरी महवियत को नोट कर लिया। जेरे लब मुस्कुराकर बोली, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। ये कंगन मेरे वालिद ने मुझे शादी पर दिया था। उसके मुंह से जैसे बेख्तियार ही निकल गया था। तुम्हारी शादी भी हुई थी? वो गड़बड़ा गई, फिर जरा संभल कर बोली, हाँ हुई थी, लेकिन ना होने समझा नहीं। छोड़ो इन बातों को। वो उठी और फ्रिज की तरफ बढ़ी। क्या करने लगी हो? मैं तुम्हारे फ्रिज से एक बियर ले लूं? यहाँ बियर नहीं है। अगर होती भी तो मैं तुम्हें लेने न देता, क्योंकि हमारे दरमियान मुआयदा है, जब तक तुम मेरे साथ रहोगी कोई नशा नहीं करोगी। तुम्हारी सारी पाबंदियां वही हैं जो बुधा ने अपने ऊपर लगाई थी। वो जोर से हंसी, लेकिन फिर एकदम उसकी हंसी को ब्रेक लग गए। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के बाद दरवाजा खुल गया। सामने टैक्सी ड्राइवर चंकी खड़ा था। उसे देखकर सोहन का रंग एकदम फीका पड़ गया। पता नहीं क्या बात थी। चंकी की मौजूदगी में
वो एकदम अपने आप में सिमट जाती थी। चंकी के पेशानी पर पट्टी बंधी हुई थी। ये पट्टी यकीनन उसी धेंगा मुश्ती की निशानी थी जो 3 रोज पेशतर क्रोकोडाइल फार्म के नजदीक हुई थी। चंकी का हुलिया और चाल ढाल सब कुछ मकामी लोफरों की तरह था। वो किराया लेने आया था। मैंने यून की हिदायत के मुताबिक उसे पूरा किराया यानी 250 भात दे दिए। उसने शुक्रिया अदा करने की जरूरत भी नहीं समझी। नोट गिनकर पतलून की जेब में ठूंसे और बोला, आज किधर के इरादे हैं जी? आज बस पैदल चलने का मूड है, मैंने कदरे खुश्क लहजे में कहा। वो हम दोनों पर निगाह गलत अंदाज डालते हुए वापस चला गया। मैंने सोन की तरफ बगौर देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम दोनों में कोई नाता है। ऐसी कोई बात नहीं, वो जल्दी से बोली। मेरा ख्याल है कि तुम अपने बारे में बहुत सी बातें छुपाती हो। मसलन ये चंकी, मसलन तुम्हारे वालदैन, मसलन तुम्हारे बाएं बाजू पर ये काले काले निशान। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये निशान किसी पुरानी मारपीट का नतीजा है। गालिबन तुम्हारे साथ काफी सख्ती होती रही है। शायद तुम ये कहना चाहते हो कि मैं खुद पर होने वाली सख्ती की वजह से इस पेशे से मुंसलिक हुई हूं। ऐसा हरगिज नहीं है। मैं जहां और जिस हाल में हूं बहुत खुश हूं, इंजॉय कर रही हूं। वो एक अदा से बोली। हम कमरे से बाहर निकल आए और फिर होटल से बाहर चले आए। वो मेरे पहलू में चल रही थी। जो नजर सोन की तरफ उठती थी उसकी इंतहाई खूबसूरत रंगत देखकर जरा चौंकती थी। चलो आज बोबे मार्केट चलते हैं। वो होली, मैंने कहा। तुमने तो बताया था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। क्या मत? बोबे मार्केट में सिर्फ शादीशुदा जा सकते हैं भाई। वहां लोग ज्यादातर बच्चों के कपड़े और जूते वगैरह खरीदने जाते हैं। तुमने किसके लिए खरीदने हैं? होने वाले बच्चों के लिए। मेरी जुबान से फिसल गया। ये पहली हल्की फुल्की बात थी जो मेरे मुंह से निकली थी। वो जैसे किसी ऐसी ही बात की मुंतजिर थी। मेरी शादी और होने वाले बच्चों को मौजू बनाकर उसने कहकहा बार गुफ्तगू शुरू कर दी। हंसते हुए वो बीर बहुटी बन जाती थी। उसके रेशमी बालों लटें ढलक कर उसके चेहरे को अतराफ से छुपा लेती थीं। उसे देखकर यकीन नहीं होता था कि ये लड़की गलत पेशे से मुंसलिक है। इस पेशे से वाबस्ता चेहरे अपना उजलापन खोकर एक खास सांचे में ढल जाते हैं। ऐसे लोगों की हरकतों सकनात का आमियानापन बिल्कुल अया होता है। मगर सून के सिलसिले में मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। किसी वक्त तो उसे देखकर यूं लगता था कि सरसब्ज पहाड़ी मकाम की नौजवान पहाड़न मासूमियत की चादर ओढ़े अपनी बकरियों के पीछे उछलती कूदती चली आ रही है। मैंने कई बार सोचा था कि ऐसा क्यों है। वो नाइट क्लबों में जाती है, ड्रिंक भी करती है, इसके बावजूद वो मासूम नजर आती है। हकीकत में तो ऐसा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। उसकी एक ही वजह मेरी समझ में आती थी और वो ये कि सून को इस पेशे से मुंसलिक हुए अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी और गुनाह की तारीकी और वीरानी ने उसके खदो खाल को अभी ढांपना शुरू नहीं किया था। टैक्सी के जरिए हम बोबे मार्केट पहुंचे तो दोपहर होने वाली थी। यहाँ खरीदारी काफी आसान थी। बच्चों के जूते, कपड़े और खिलौने वगैरह कसरत से नजर आते थे। क्वालिटी के लिहाज से माल को 1, 2 और 3 नंबर दिए गए थे। इस एतबार से कीमतें भी थीं। माल की क्वालिटी उसके नंबर के ऐन मुताबिक थी। सून ने खरीदारी में बड़ी खुश उसलूबी से मेरी मदद की। बच्चों के खिलौने देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आती थी, जैसे वो खुद भी एक बच्ची ही हो। वो एक गुड़िया को बड़े गौर से देख रही थी। ये गुड़िया थाई दुल्हन के रूप में थी। सून के चेहरे पर शफक किसी सुर्खी फैली हुई थी। अचानक मैंने उसके चेहरे का बदलता हुआ तासुर देखा। उसका खूबसूरत रंग यकदम जर्द हो गया था। उसका एक हाथ बेख्तियार मेरे कंधे पर आया। मेरी कमीज उसने मुट्ठी में जकड़ी। वो जैसे सहारा ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एकदम वो लहराई। मैंने उसे संभाला देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अगर मैं ना संभालता तो वो बुरी तरह लुढ़क जाती। फिर भी वो गिरते गिरते बची थी। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। सून का सर मेरी गोद में था। सून, सून, क्या हुआ है तुम्हें? सून, आंखें खोलो, मैंने उसे पुकारते हुए कहा। एक डॉक्टर की हैसियत से मुझे ये सूरत हाल संगीन महसूस हुई थी। वो टस से मस नहीं हुई। मैंने उसके रेशमी गालों को थपका, उसे थोड़ा सा झंझोड़ा। उसकी पलकों में लर्जिश पैदा हो गई। चंद सेकंड में हमारे गिर्द दर्जनों अफराद हो गए। सून, आंखें खोलो, मैंने उसका शाना हिलाते हुए कहा। उसकी आंखों में दरार पैदा हुई मगर वो आंखें पूरी नहीं खोल सकी। क्या यहाँ नजदीक कोई डॉक्टर है? मैंने एक उधेड़ उम्र शख्स से पूछा। उससे पहले कि उधेड़ उम्र शख्स कोई जवाब देता, हुजूम के अंदर से टैक्सी ड्राइवर चनकी बरामद हुआ। उसकी यहाँ मौजूदगी हैरान कुन थी। वो तेजी से हमारी तरफ बढ़ा। वो सून के करीब बैठ गया। फिर उसने बालों से पकड़कर उसे जरा जोर से हिलाया। थाई जुबान में तेज तेज कुछ कहा। उसका लहजा करख्त था। तब उसने नीम दराज सून को गर्दन से थाम कर सीधा बिठाया।
उसने एक बार फिर सख्त लहजे में सून से कुछ कहा, साथ ही सून के मुंह पर पानी के छींटे दिए। सून ने आंखें खोल दी। वो खाली खाली नजरों से दाएं बाएं देख रही थी। फिर वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। एक तरफ से चंकी ने, दूसरी तरफ से मैंने उसे सहारा दिया। चंकी ने थाई जुबान में 2-3 जुमले मजीद सून से कहे, फिर वो हुजूम के अंदर गुम हो गया। चंद लम्हे बाद हुजूम भी छटना शुरू हो गया। मैंने सून को एक करीबी बेंच पर बिठाया, उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाया। ये क्या हुआ था तुम्हें? मैंने पूछा। कुछ नहीं, मैं अब जाना चाहती हूँ। वो मेरे सवाल को नजरअंदाज करते हुए बोली। कहाँ जाना चाहती हो? अपने घर। तुम बस मुझे टैक्सी में बिठा दो। वो काफी डिस्टर्ब नजर आती थी। मैंने कहा, इस तरह ठीक नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, चलो आओ मेरे साथ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम बस मुझे। नहीं, मैंने तहक्कुम से कहा, मैं तुम्हें छोड़कर आऊंगा। वो चौंक कर मुझे देखने लगी। मैं उसे लेकर टैक्सी तक आया। जो सामान खरीदा था वो भी टैक्सी में डाल लिया। क्या हुआ था तुम्हें? मैंने रास्ते में पूछा। मुझे खुद पता नहीं, बस चक्कर सा आ गया था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। शायद एक दफा पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन ये पुरानी बात है, करीबन 1 साल पुरानी। मुझे लगा कि वो गलत बयानी कर रही है। मैंने इसकी गलत बयानी को नजरअंदाज करते हुए कहा, मुझे शक था कि टैक्सी ड्राइवर चंकी तुम्हें पहले से जानता है। आज ये शक यकीन में बदल गया है। उसने तुम्हें जिस तरह होश में लाने की कोशिश की है, इससे बखूबी अंदाजा हुआ है कि वो तुम्हें पहले भी ऐसी कैफियत में देख चुका है और शायद तुम्हारी मदद भी कर चुका है। तुम खामखा शिरलॉक होम्स बनने की कोशिश कर रहे हो। उसने होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट सजाई। उसके अलावा एक हैरानी की बात यह भी है कि चिंकी बुबे मार्केट में हमारे इर्द गिर्द मौजूद था। सोचने की बात यह है कि वो हमारे पीछे वहां क्या करने आया था। एकदम मुझे लगा कि सोन का रंग जर्द हो गया है। मुझे फौरन गलती का एहसास हुआ। अभी वो पूरी तरह संभली नहीं थी। मुझे उससे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैंने फौरन गुफ्तगू का रुख मोड़ दिया और उससे उसके अहले खाना के बारे में पूछकर लगा। मेरे सवालों के जवाब में सोन ने कहा, मैं अपनी वालदा के साथ एक करीबी फ्लैट में रहती हूँ। वालदा आंखों से माजूर है। मेरी एक बहन है, वो मुझसे 1 साल छोटी है और महकमा डाक में काम करती है। बादअज़ां ये सारी मालूमात गलत साबित हुई। मैंने उसे ज्यादा कुरीदना मुनासिब नहीं समझा। जल्द ही उसका फ्लैट आ गया। मेरा ख्याल था कि शायद वो मुझे अपने फ्लैट में आने की दावत देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मेरा शुक्रिया अदा करके और गुड बाय कहकर नीचे उतर गई। एकदम जैसे उसे कुछ याद आया, घूमकर मुझसे कहने लगी, कल का क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा, ये मत भूलो कि मैं एक डॉक्टर हूं। अच्छे डॉक्टर हो, जानते बूझते कुछ भी नहीं हो। उसने ऐसे अजीब लहजे में कहा कि मैं चौंक गया। मुंदरजा वाला जुमला अदा करते हुए उसके चेहरे पर रंग सा लहरा गया था। उस रंग को मुझसे छुपाने के लिए उसने रुख फेरा और फ्लैट की तरफ चली गई। मैं रात को बिस्तर पर लेटकर देर तक सोन के बारे में सोचता रहा। वो कैसी लड़की थी। चेहरे पर गुनाह की कालिक मलकर फिर रही थी, लेकिन ये कालिक भी उसके चेहरे को काला नहीं कर पा रही थी। उसके अंदर की रोशनी इस स्याही पर गालिब आई हुई थी। आज अपने फ्लैट की तरफ जाते हुए उसने जो फिक्रा मुझसे कहा था, वो अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा था। उस फिक्रे का आहंग बहुत अजीब सा था। एक पोशीदा जज्बा था जो बेइख्तियार अल्फाज के कालिब में ढलकर उसके होंठों तक चला आया था। बहरहाल अभी मैं उस जज्बे को कोई वाज़ेह माना नहीं पहना सका था। अगले 2 रोज भी हम दोनों साथ साथ ही बैंकॉक में घूमते गुजारे। उस दिन हुबे मार्केट में बेहोश हो जाने वाले वाक़े को वो तकरीबन भूल ही गई थी। मैंने 1-2 बार बातों बातों में उसे कुरेदने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफाई से गुफ्तगू का रुख मोड़ने में कामयाब हो गई थी। उसने यही तासुर दिया था कि हफ्स और थकावट की वजह से उसे चक्कर आ गया था। बैंकॉक में ये मेरे आखिरी दिन थे। मैंने एक पूरा दिन रॉबिन्सन स्टोर में गुजारा। सोन भी मेरे साथ रही। वो शॉपिंग में मेरी भरपूर मदद करती रही। शॉपिंग के दौरान ही डिनर का वक्त हो गया। हमने लंच भी साथ किया था। जोर की भूख लग रही थी। हमने इधर उधर घूमकर कोई अच्छा सा होटल ढूंढने की कोशिश की, फिर एक क्लब नुमा होटल में घुस गए। होटल में घुसते हुए यकबारगी मेरी नजर पहलू की तरफ गई और मैं ठिठक गया। कोई साया रंगीन शीशे के पीछे ओझल हो गया था। मुझे शक गुजरा कि वो टैक्सी ड्राइवर चंकी था। उसका कद काट और बालों का अंदाज 100% चंकी का था। बस मैं उसकी शक्ल नहीं देख सका था। मैंने अपने इस शक का इजहार सोन से करना चाहा, लेकिन फिर इरादा बदल दिया। वो बड़े अच्छे मूड में थी। मैं उसका मूड खराब करना नहीं चाहता था। हमने होटल के डाइटिंग हॉल में खाना खाया। अगले रोज शाम को जब मैं और सोन कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे, सोन ने अचानक कहा, 3 दिन बाद तुम चले जाओगे, मैं खुद को बहुत उदास महसूस करूंगी। मैंने कहा, 3 दिन बाद जो कुछ होगा देखा जाएगा, तुम अब की बात करो। अब हम साथ हैं, मुस्तकबिल के अंदेशों में अपने आज को क्यों खराब करें। चलो आओ जरा मटर गश्त करके आते हैं। नहीं, वो बच्चों की तरह तनक कर बोली, आज बस कमरे में बैठकर टीवी देखते हैं, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा। वो अजीब नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। सया बालों की एक लट उसके निहायत रेशमी रुखसारों को छू रही थी। वो अचानक बोली, क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता मुझे छूने को? मैं एकदम गड़बड़ा गया। किसी ने जैसे मेरे दिल का चोर पकड़ लिया था। अपने चेहरे के तासुरात को मैंने बामुश्किल छुपाया।
ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वो बोली। क्या तुम्हारे दिल में ये बात नहीं आती कि हम एक दूसरे के करीब करीब बैठे हैं? तुम अपने बाजू की एक मामूली सी हरकत से मुझे छू सकते हो, लेकिन 3 दिन बाद जब तुम चले जाओगे तो हमारे दरमियान हजारों मील का फासला पैदा हो जाएगा। मैंने संजीदगी से कहा, हमारे दरमियान अब भी हजारों मील का फासला है। तुम बड़े सख्त दिल हो टूरिस्ट, जी चाहता है कि तुमसे रूठ जाओ। ये भी मुश्किल है। इस तरह तो जो अगले 2-3 दिन तुम्हारे साथ गुजारने हैं उनसे भी महरूम हो जाऊंगी। इन 2-3 दिनों से अगर तुमने कोई गलत तवक्का वाबस्ता कर रखी है तो इसे दिल से निकाल दो, मैंने कहा। उसने एक अधूरी अंगड़ाई ली, फिर मेरी तरफ अदा से देखते हुए बोली, हम दोस्ती की हद तक तो जा ही सकते हैं। हाथ थामना, गले लगाना, थोड़ा सा चूम लेना। वो बेबाकी से बोली, मर्द और औरत के दरमियान इस तरह के ताल्लुक को दोस्ती का नाम देना हमाकत है। वो बोली, मुझे लगता है कि तुम्हारे नजदीक जिनसी सब कुछ है। तुम अल्फाज के हेर फेर से मुझे गुमराह नहीं कर सकती हो। मेरी बात का जवाब दलील से दो तो बात भी है। शायद तुम भूल रही हो कि मैं एक टूरिस्ट हूं और तुम गाइड, और हमारे दरमियान कुछ शराइत तय हो चुकी हैं। वो एक ठंडी सांस लेकर रह गई। पिछले 3-4 दिन में हमारे दरमियान अजनबियत की दीवार काफी हद तक गिर गई थी। न जाने क्यों मुझे सोन के अंदर एक मजलूम व मजबूर लड़की नजर आई थी। वो अपने अंदर के अंधेरे को गाती रातों की चकाचौंध से दूर करने की कोशिश कर रही थी। वो इस जाम का शिकार थी कि एक हंसती मुस्कुराती जिंदगी गुजार रही है, हालांकि इसके अंदर दुख का मौसम ठहरा हुआ था। अच्छा तो मैं चलती हूँ, उसने अपने बालों को उंगलियों से संभारते हुए कहा, तो उसका कंगन खूबसूरत कलाई से फिसलकर नीचे की तरफ चला गया। कल कितने बजे आओगी? जितने बजे तुम्हारा हुक्म हो टूरिस्ट, उसने उठकर शोल्डर बैग संभालते हुए कहा। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि फोन की घंटी बज उठी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ अकमल की आवाज सुनकर मेरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई।